हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जो करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, डेली करंट अफेयर, उसको कंटिन्यू करेंगे और आज 12 जुलाई में आए इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो जो हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स हैं। यूएन ने इसको 2012 में इस्टेब्लिश किया था यूएन कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो 17 गोल्स हैं, तो अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है एसडीजी इंडेक्स। तो उस रिपोर्ट में क्या की फाइंडिंग आई है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मेनली अभी ये जो 17 एसडीजी हैं, तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि अभी ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, ये जो हमारे टोटल गोल्स हैं। और इसका क्रेडिट जाता है क्लाइमेट क्राइसिस, जो कि हम देख रहे हैं रिसेंटली, कोविड-19 पैंडमिक, कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर था, बाकी और भी जो वॉर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुई है। आई मीन ख़राब ही परफॉर्मेंस हुई है। तो इस रिपोर्ट में जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, और इंडिया की रैंक इसमें 121 है। तो ये जो पब्लिश की जाती है, ये SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा पब्लिश की जाती है। एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है SDSN। तो ये जो है की फाइंडिंग इसकी हम लोग अगर देखते हैं, तो की फाइंडिंग के में ये आया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, जो कि है नो पावर्टी, और जो 8 है, जो कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, तो इन दोनों ने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं की है, और बल्कि जो प्री पैंडमिक लेवल था इन दोनों गोल्स का, उससे भी लो हो चुका है अभी। और जो क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस की जा रही, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। और ग्रीन हाउस गैस, ये सबसे दुखद जो है हाईलाइट है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो 14% इंक्रीज़ हो चुका है। तो एक तरह से ये जो पेरिस क्लाइमेट जो 2015 वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ख़राब रिपोर्ट है कि हम कुछ कम करने की बजाय उसको बढ़ा चुके हैं 14%। तो पैंडमिक एज अ थ्रेट एंड हेल्थ इमरजेंसी, तो ये सारी की हाइलाइट्स जो हैं इस SDG इंडेक्स रिपोर्ट की हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी CSC 2016 में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है, ये SDG were the first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome। तो ये मैंने अभी पहले बताई, 2012 में जो है यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसमें ये इस्टेब्लिश किए गए थे 17 गोल। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है SDG हैव टू अचीव बाई 2030, सही है। इसका जो 2030 इसका ईयर रखा गया है, तब तक हमें अचीव करना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर B हो जाएगा, 2 ओनली। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं, जो कि है ऊबर फाइल से रिलेटेड। तो ये ऊबर फाइल्स अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है। तो ये ऊबर फाइल्स है क्या? ये एक्चुअली अभी जो ये ऊबर कंपनी है, जिसको हम जानते हैं, हर कोई जानता होगा ऊबर कंपनी। तो ऊबर कंपनी की कुछ फाइल्स थी, कुछ डेटा था, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में था, गीगाबाइट्स में ये डेटा है, जो कि रिसेंटली अभी लीक हो गया है। और ये डेटा लीक हुआ है, तो इसने ये किसी एनोनिमस सोर्स से हुआ है ये डेटा लीक, और इसको शेयर कर दिया गया है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ, और मीडिया पार्टनर जो कि 13 कंट्रीज़ में सिचुएटेड हैं, उनके साथ ये डेटा है शेयर किया जा चुका है। तो इसमें दिक्कत क्या हो गई है? इसमें ये प्रॉब्लम रही है कि इस डेटा से ये पता चलता है कि ऊबर जो कि 2010 में स्टार्ट हुई थी, ऊबर कंपनी बाय ट्रेविस कलानिक सैन फ्रांसिस्को में। तो इन्होंने एक इतने कम समय में बहुत ही हाई लेवल पे ये जो कंपनी अब बिलियंस में हो गई है, तो इसको जो ग्रो किया है, तो इसके पीछे कैसे इन्होंने कुछ गलत तरीके अपनाए, जो कि वहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ के लॉज इन्फोर्समेंट
और टैक्स बेनिफिट इस टाइप की चीज़ें जो अपनाई हैं, जिसकी वजह से ये मतलब इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि एक तरह से इलीगल रहे हैं, अनएथिकल रहे हैं। तो ये जो फाइल जो अभी लीक हुई हैं तो ये सब रिवील करती है। उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, जो इतना सारा डेटा है कि क्या क्या हुआ है। तो उसकी की फाइंडिंग्स कुछ आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आ सकती हैं, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि इसमें एक किल स्विच मैकेनिज़्म का इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने बहुत सारे मैकेनिज़्म यूज़ किए हैं जो कि टैक्स को एस्केप करने के लिए, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस और अलग अलग ट्रैफिक रूल्स और इनसे रिलेटेड चीज़ों को एस्केप करने के लिए बहुत सारे इलीगल अनएथिकल मीन्स को यूज़ किया है। तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे किल स्विच मैकेनिज़्म, तो ये किल स्विच मैकेनिज़्म बहुत ही न्यूज़ में रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होता है? किल स्विच ये है कि जब भी क्या होता है, जब भी इन पे कोई केस आता है, जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो ये क्या करते हैं, इनके जितने भी सिस्टम्स हैं इनके पास, जिसमें सारा इनका डेटा है इनके काम से रिलेटेड, तो ये ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू इनका जो डेटा है ये सारा ब्लॉक हो जाता है। इनके सिस्टम जो है ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस करने लग जाते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं सिस्टम की। जो इन्फोर्समेंट एजेंसी और ये जो जब इन पे कुछ रिसर्च चल रही होती है, जब वो आती हैं इन पे चेक करने के लिए, इन्फोर्समेंट एजेंसी और पुलिस, ये तो फिर ये सिस्टम इनका जब स्लो हो जाता है तो वो कुछ चेक ही नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से ये एक साइबर क्राइम जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें से काइंड ऑफ ये भी किल स्विच मैकेनिज़्म जो है इसका ये यूज़ कर रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ करता है कैस्पर और रिप्ले। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो इस मैकेनिज़्म को से बेनिफिट पाने के लिए ये दो सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो किल स्विच हो गया। और जैसे ये जियो टैगिंग का यूज़ करते हैं कि मान लीजिए अगर ये किसी ऐसी कंट्री में जो है इसके ड्राइवर जो हैं वर्क कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ एरिया ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे स्क्रूटनी हो रही होती है पुलिस ऑफिसर्स और डिफरेंट टाइप इन्फोर्समेंट एजेंसी की। तो ये उस एरिया को स्केप करके, जो कि जियो टैगिंग की कहाँ पे वो लोग हैं, तो उस एरिया को स्केप करके कहीं दूसरी जगह पे से अपनी जो कार है उसको ले जाना, ताकि उससे बच सकें हम जो एजेंसीज़ हैं पुलिस वगैरह से। तो ये एक तरीका है। तो ये बहुत सारे इन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं, उसमें से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक और ये है एडवाइजरी फर्म इन्होंने जो बनाई है, इसमें बहुत ही हाई लेवल की अथॉरिटी जैसे टैक्स अथॉरिटी, बहुत पॉलिटिकल बॉडीज़ और ब्यूरोक्रेट जैसे बड़े बड़े लोग हर कंट्रीज़ के, उनके साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे अपने रिलेशन बनाए हैं कि इन केस अगर कोई ये प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो लोग इनको हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। तो ये करीब 1850 पब्लिक ऑफिशियल्स थे इसके अंदर, एडवाइजरी बॉडी के अंदर, जिसमें से एक फेमस नेम है जो कि हम सब जानते होंगे आई थिंक, इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। तो इनको एक अब ये ऊबर अलाई कहा जा रहा है। तो दिस वाज अबाउट द ऊबर फाइल्स। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा से रिलेटेड है। तो ये क्या है? ये डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है ये अभी इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है फॉर ट्रेवलर्स। तो इनका ये क्या है एग्जैक्टली, चलिए मैं बताती हूँ। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है, जो भी लोग जैसे जो रिमोट एरिया से काम करते हैं वाइल ट्रेवलिंग, जैसे आपको प्रॉपर किसी जगह पे बैठ के नहीं काम करना है कि आप जैसे ऑफिस होता है, आप वहाँ जाते हो ऑफिस जाके काम करना, आप जैसे हो कि आप जैसे वर्क फ्रॉम होम लोगों का होता है कि आप कहीं से भी घूमते रहते हो, आप एक ट्रेवलर भी हो और आप वाइल ट्रेवलिंग आप काम भी कर रहे हो, तो उसे कहते हैं डिजिटल नोमैड। उस बंदे को कहते हैं जो वीज़ा ये प्रोवाइड करा रहे हैं उसे कहते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा। तो अभी इंडोनेशिया ने इसको अनाउंस किया है ताकि इनको और जो फॉरेनर हैं वो फॉरेनर टूरिस्ट आके वहाँ पे रह सकें। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए टूरिज़्म को इन्होंने ये एक डिजिटल नोमैड वीज़ा को अभी अनाउंस किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, इससे पहले भी डिजिटल नोमैड टाइप का जो ये वीज़ा है और भी कंट्री जो है प्रोवाइड कराती हैं, जैसे इटली हो गया। इटली जो है 90 डेज़ का वीज़ा प्रोवाइड कराती है, और एंटीगुआ
और बारबाडोस, ये सब भी जो कंट्रीज़ हैं ये 2 ईयर के लिए, और बारबाडोस है 1 साल के लिए ये वीज़ा प्रोवाइड कराती है कि आप रिमोटली आप कहीं से भी वर्क कर रहे हैं और आप आके हमारे वहाँ पे रहिए, यहाँ पे स्पेंड करिए, तो इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है बिहाइंड डिजिटल नोमैड। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि टोबैको से रिलेटेड है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट किया है यूएसए में टोबैको को फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो ये जो टोबैको से की जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है टोबैको बोर्ड, जो कि मॉनिटर करती है एवरीथिंग रिगार्डिंग टोबैको, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। अब टोबैको से रिलेटेड स्टेटस देख लेते हैं। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट चाइना है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फर्स्ट ब्राज़ील। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती हैं टोबैको ग्रो करने के लिए? सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, 100 to 120 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ओके। और मीडियम रेनफॉल चाहिए इसके लिए, लोमी सॉइल चाहिए विद हाई पोटाश आयरन कंटेंट, इट कैन नॉट टॉलरेट हाई स्पीड विंड एंड स्टॉर्म, ओके। तो ये हो गई इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन। ये देख लिए डिफरेंट हमारी स्टेट्स जो हैं जहाँ पे टोबैको ग्रो की जाती है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फोर्थ नंबर पे कर्नाटका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो पूरे स्टेट में 2016-17 का टोबैको प्रोडक्शन एरिया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो हमारा लास्ट आर्टिकल है ये रिलेटेड है मंकी पॉक्स से। तो अभी रिसेंटली जो है कुछ न्यूज़ में रहे हैं कि कुछ बंदे हैं इंडिया में पाए गए हैं इसके मंकी पॉक्स के कुछ पेशेंट। तो मंकी पॉक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़, वायरल जूनोटिक डिजीज़, एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र जूनोटिक का मतलब होता है एनिमल टू ह्यूमन, कि आप किसी एनिमल के अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक ह्यूमन आता है तो उसको जो डिज़ीज़ हो जाएगा तो उसे इस टाइप की डिज़ीज़ को जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो इनके कैरियर कौन कौन हैं ये जूनोटिक डिजीज़ के? ये है मंकी, एप, रोडेंट, कुछ टाइप के रोडेंट्स और रैबिट्स। तो ये जो डिज़ीज़ है ये एंडेमिक टू नाइजीरिया है, लेकिन इसके केसेस अब अलग अलग जगह पे का आने लग गए हैं, और इसमें 2 से 3 वीक की इलनेस रहती है। नॉर्मल ये स्मॉल पॉक्स जो होता है सेम उसी की तरह के सिम्टम्स होते हैं मंकी पॉक्स के भी, बट इसका कुछ इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है उससे कि सोलन लिम्फ नोड जो कि अर्ली स्टेज में ही पाई जाती है मंकी पॉक्स में, और स्मॉल पॉक्स में लेटर स्टेज में ये जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये स्प्रेड होता है अगर कोई जो आपका एनिमल है उसने आपको बाइट कर लिया जो कि इन्फेक्टेड है विद दिस वायरस, और अगर उसने स्क्रैच कर दिया है आपको, और अगर आप कंज्यूम करते हैं मीट ऐसा जो कि प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड एनिमल है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको ये हो सकता है मंकी पॉक्स। एंड यस, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। या दैट्स इट, थैंक यू। आज का डिस्कशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।